वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था हर्शे एवं चेज का प्रयोग। तो वो प्रयोग मैंने कल आपको बताया था कि इसमें T2 फैग का उपयोग करते हैं और ई कोलाई का उपयोग करते हैं। तो जो T2 फैग पार्टिकल्स लेते हैं या उसमें बैक्टीरियोफेग लेते हैं, उस बैक्टीरियोफेग का क्या करते हैं, दो अलग अलग रेडियो एक्टिव जो क्या युक्त थे, फॉस्फोरस एंड सल्फर युक्त थे, उन दोनों रेडियो एक्टिव इन दोनों युक्त माध्यम में फैग को कल्चर करवाते हैं या फैग का संवर्धन करवाते हैं या उनको उगाते हैं। फिर इनसे जो फैग प्राप्त हुए हैं इन दोनों माध्यम से, उन दोनों फैग का एक ही ई कोलाई सेल पे इन्फेक्शन करवाते हैं और कुछ रिजल्ट नोट करते हैं। तो वो मैं आपको दोबारा से या एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग रेडियो एक्टिव युक्त माध्यम लिए। तो ये हो गए ये है फॉस्फोरस युक्त और ये है सल्फर युक्त माध्यम। तो इसे शॉर्ट में बोलेंगे हम P32 युक्त माध्यम, ठीक है। और सेकंड वाली को हम बोलेंगे S35 युक्त माध्यम। अब इन माध्यम में क्या करते हैं, ये जैसे कि ये दो रेडियो एक्टिव है, बोल देते हैं हम इनको रेडियो एक्टिव या रेडियो समस्थानिक। तो रेडियो समस्थानिक कौन कौन से थे, P32 और S35, ये दो रेडियो एक्टिव लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, वो फैग, ठीक है। इस फैग पार्टिकल को या दो अलग अलग टाइप के फैग पार्टिकल्स को इन दोनों रेडियो एक्टिव समस्थानिकों में संवर्धित करवाया या उगाया। फिर इनसे जो कल्चर प्राप्त हुआ वो कैसा था, देखो, नॉर्मल प्रोटीन और P32 युक्त DNA, ठीक है। अब इसमें जो कल्चर प्राप्त हुआ वो कैसा था, बैक्टीरियोफेग का S35 युक्त प्रोटीन कोट, ठीक है, यहाँ पे कोट आएगा, और नॉर्मल DNA। तो देखो, हर्शे एवं चेज ने बैक्टीरियोफेग को अलग अलग कल्चर मीडियम जो रेडियो एक्टिव युक्त थे, उन्हें उनके अंदर उन बैक्टीरियोफेग को कल्चर करवाया या संवर्धित करवाया। तो इनमें संवर्धित करवाने के बाद में जो कल्चर प्राप्त हुआ या जो संवर्धन प्राप्त हुआ वो कैसा था कि जो P32 युक्त माध्यम था उसमें नॉर्मल प्रोटीन कोट और P32 युक्त DNA वाला बैक्टीरियोफेग था, जबकि S32 युक्त माध्यम 35 युक्त जो माध्यम था उसमें S35 समस्थानिक युक्त प्रोटीन कोड था और नॉर्मल DNA था। अब इन दोनों फैग का एक ही बैक्टीरियल सेल या एक ही ई कोलाई पे संक्रमण करवाया। तो इन्होंने यहाँ पे संक्रमण किया।
अब संक्रमण के टाइम क्या होता है कि इनका ये प्रोटीन वाला आवरण ये बाहर ही रह जाता है और जो इनका आनुवंशिकी पदार्थ होता है डीएनए, वो इस बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है या प्रवेशित करवा दिया जाता है। तो ये कौन सा डीएनए आया यहाँ पे? नॉर्मल डीएनए या सामान्य डीएनए। और इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए आया वो कौन सा है? P32 युक्त डीएनए। और इन दोनों के प्रोटीन कोट बाहर की तरफ ही रह जाते हैं। अब ये जो ई कोलाई है इसका वेरिंग ब्लेंडर में अपकेंद्रण करवा देते हैं या वेरिंग ब्लेंडर में इनको घुमाते हैं, जिससे इनमें क्या होता है? गुणन, मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स ये अपने संख्या में वृद्धि करते हैं ये फैग पार्टिकल्स। तो क्या होगा कि अब जो सेल में को वेरिंग ब्लेंडर में डाल के घुमाया था या उसका अपकेंद्रण करवाया था तो इनकी संख्या में वृद्धि होती है और फैग पार्टिकल्स का सिंथेसिस हो जाता है। मीन्स उनमें गुणन हो जाता है, उनमें गुणन या संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इनका क्या हुआ था यहाँ पे? इन्फेक्शन। तो ये कौन सी सेल हो गई? इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अब इन्फेक्टेड सेल का जब गुणन करवाया या उसको वेरिंग ब्लेंडर में उसका अपकेंद्रण करवाया तो उसमें जो उपस्थित फैग पार्टिकल्स थे वो फैग पार्टिकल्स अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। तो जब इनकी संख्या सेल में ज़्यादा हो जाती है और सेल का समस्त जो कंटेंट होता है या अंतर वस्तुएं हैं जो समाप्त हो जाती है, उसके बाद में अपने अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये जो फैग पार्टिकल्स होते हैं ये फैग पार्टिकल्स इस सेल को ब्रस्ट कर देते हैं या सेल को फाड़कर बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। और जब ये बाहर की तरफ मुक्त होंगे तो किसी अदर ई कोलाई या अदर बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फैग पार्टिकल है ये दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस में क्या हुआ? 2 रेडियो एक्टिव समस्थानिक युक्त बैक्टीरियोफेग लिए। जो P32 युक्त था उसमें डीएनए तो P32 युक्त था और जो प्रोटीन कोट होता है वो नॉर्मल प्रोटीन कोट होता है, जबकि इसके अपोजिट जो सेकंड बैक्टीरियोफेग है जिसे S35 युक्त समस्थानिक युक्त माध्यम में ग्रो करवाया था उसका प्रोटीन कोड तो S35 समस्थानिक युक्त था जबकि डीएनए नॉर्मल था। जब इन दोनों बैक्टीरियोफेग को सेम सेल पे इन्फेक्शन करवाया तो देखा मतलब इनका प्रोटीन कोड तो बाहर की तरफ रह जाएगा और इनका आनुवंशिकी पदार्थ मीन्स डीएनए इस कोशिका में प्रवेशित करवा दिया जाता है। फिर देखना ये जो सेल होती है इसका वेरिंग ब्लेंडर में अपकेंद्रण किया जाता है या उसको घुमाया जाता है। क्यों घुमाया जाता है? ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो सके या ये फैग पार्टिकल्स अपनी संख्या में वृद्धि कर सके या गुणन कर सके। तो इससे इनकी संख्या में गुणन होता है और फैग पार्टिकल्स का संश्लेषण हो जाता है या फैग पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब जब इनकी संख्या बढ़ जाती है और अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब ये सेल को नष्ट करके या इस सेल को मारकर या ब्रस्ट करके बाहर एनवायरनमेंट में मुक्त हो जाते हैं और किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में एक रिजल्ट देखने को मिला। वो रिजल्ट क्या था कि जो प्रोजेनी थी या संतति फैग थे, ये संतति फैग क्या होते हैं? 2 प्रकार के प्राप्त हुए। एक तो जिनमें नॉर्मल डीएनए एवं नॉर्मल प्रोटीन कोड था और दूसरा रिजल्ट क्या था? जिनमें
नॉर्मल प्रोटीन कोट और P32 युक्त डीएनए था। क्यों था? देखो, ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हर्शे एवं चेज के सामने दो निष्कर्ष निकल के आए, या इसका रिजल्ट ये निकला कि जो संतति फैग थे वो दो प्रकार के थे। एक वो जिनमें नॉर्मल डीएनए और नॉर्मल प्रोटीन कोड था, दूसरा वो जिनमें नॉर्मल प्रोटीन कोड और P32 समस्थानिक युक्त डीएनए था। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि जो प्रोटीन होता है जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का घटक होता है, और जो फॉस्फोरस होता है वो डीएनए का घटक होता है। इसलिए इन्फेक्शन के टाइम जब इन्फेक्शन हो रहा होता है तो आप देखना कि प्रोटीन कोट बाहर की तरफ रह जाता है, जबकि आनुवांशिकी पदार्थ कोशिका के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोटीन कोट तो बाहर ही रह गया, जबकि ये जो डीएनए था वो कोशिका के अंदर छोड़ा गया। तो इसका जो नॉर्मल डीएनए था वो यहाँ पे नॉर्मल डीएनए आया, और इसका P32 युक्त डीएनए था तो P32 युक्त डीएनए आया। अतः सल्फर प्रोटीन का घटक होता है, जबकि फॉस्फोरस डीएनए का घटक होता है। इसलिए इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवांशिकी पदार्थ है, न कि प्रोटीन। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में सीधा सा समझ में आ रहा है कि इन्फेक्शन के टाइम प्रोटीन तो उस बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रह जाती है, जबकि कोशिका में प्रवेश क्या करता है? डीएनए। तो और गुणन भी किस में हुआ है? उस डीएनए में ही। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवांशिकी पदार्थ है, न कि प्रोटीन। और इस तरह आपके हर्शे एवं चेज का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। तो आपके न्यूक्लिक एसिड्स, जिन्हें न्यूक्लीन नाम दिया गया था केमिस्ट के थ्रू, फ्रेडरिक मिशर ने WBC से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना की खोज की जिसे न्यूक्लीन नाम दिया। इस न्यूक्लीन को नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रिचर्ड अल्टमान, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया उसे। फ्रेडरिक मिशर के न्यूक्लीन को न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? रिचर्ड अल्टमान ने। उसके बाद में उसका केमिकल एनालिसिस हुआ और ये निष्कर्ष निकला कि न्यूक्लीन एवं प्रोटीन से ही न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, डीएनए व आरएनए। तो अब हम डीएनए की बायोकेमिकल या जैव रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। तो बायोकेमिकल कंपोजिशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक संगठन। तो मैंने फर्स्ट जो इसमें इंट्रोडक्शन क्लास थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि डीएनए किन किन से मिलके बना हुआ होता है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, इन 3 चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ होता है। तो टाइड मीन्स 3, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसे बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूँगी कि डीएनए
न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। और न्यूक्लियोटाइड, तो जैव रासायनिक संगठन में जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आपको क्या ध्यान रखना है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। बहुलक मीन्स वह न्यूक्लियोटाइड की छोटी छोटी चेन्स से या न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब ये इकाइयाँ बहुत सारी हो जाएगी तो कहलाएगा बहुलक। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई संरचना होती है जिसे डीएनए कहते हैं, है ना। अब देखना, डीएनए की संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये है आपके डीएनए। तो डीएनए की संरचना को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। मीन्स ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है पेंटोज शुगर, जिसे कहते हैं पेंटोज शर्करा। सेकंड है नाइट्रोजिनस बेस, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। फिर है आपके थर्ड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। ये तीनों कंबाइंड में या एक साथ कहलाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर के बारे में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4। पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4। मीन्स पेंटोज शर्करा 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है और यह वलय आकार की होती है। मीन्स पेंटोज शर्करा मीन्स 5 कार्बन युक्त रिंग, तो यह वलयाकार होती है। फिर देखना, इसमें आरएनए की तुलना में दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन कम होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए का नाम मैंने नहीं बताया अभी तक, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो पेंटोज शुगर होती है, जो 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, इसमें आरएनए की तुलना में दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। डीऑक्सी मीन्स एक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन की कमी को डीऑक्सी। तो आरएनए की तुलना में डीएनए में पेंटोज शुगर में दूसरे, ये पहला कार्बन हो गया, ये यहाँ पे हो गया दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कहते हैं। और इसके फर्स्ट कार्बन पर
नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए होते हैं। तो ओवरऑल क्या बात करेंगे कि यह 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई वलय होती है। इस वलय में दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कहते हैं। इसके अलावा इसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा हुआ होता है और इसके तीसरे व पांचवें कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण इसे, या मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि पेंटो शुगर के तीसरे व पांचवें कार्बन पे H3PO4 ग्रुप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इस तरह ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। प्रत्येक शुगर में 5 डैश एवं 3 डैश सिरे पाए जाते हैं। तो पेंटो शुगर के बारे में कंप्लीट बात करें तो पेंटो शुगर 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन से मिलकर हुई बनी संरचना होती है। आरएनए की तुलना में डीएनए की पेंटो शुगर पे दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। वो कम क्यों होता है? क्योंकि जल अपघटन के कारण वो हाइड्रोजन काम में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। और इसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है और पांचवें व तीसरे कार्बन से H3PO4 समूह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इस तरह ये एक वलयाकार संरचना होती है और यह 5 डैश और 3 डैश सिरे युक्त होती है। जबकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नाइट्रोजनस बेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।